तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फिलीपीन हॉरर मूवी को जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस मूवी का नाम है मल्यारी। आप इसे नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म है ये। मैं तो ये कहूंगा कि ये अंडररेटेड हॉरर मूवी है इस साल की, और जितने पैसे इसे बनाने में लगाए गए थे उससे 3 गुना ज्यादा इसने बॉक्स ऑफिस पर कमा लिया है। अब देखो, इस मूवी के अंदर होता यह है कि 3 डिफरेंट टाइमलाइंस हमको दिखाई गई हैं और एक ही बंदा है जिसने 3 अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर रोल प्ले किया है, लेकिन वो कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, मतलब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। बाकी मैंने काफी सारी चीजें डिटेल में बताई हैं, इसलिए वीडियो की लेंथ 40 मिनट से ज्यादा की है। आपको देखने में मजा आ जाएगा। मतलब जिस तरह से 3 अलग अलग टाइमलाइंस एक साथ जुड़ जाती हैं, जिस डीमन का जिक्र है, जिस क्रीचर का जिक्र है, वो बहुत ही भयानक है। ऐसे ऐसे सैक्रिफाइस वो लेता है कि मतलब आपका दिमाग ही घूम जाएगा। और एंड में मैंने रियल स्टोरी के बारे में बताया है, तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और दोस्तों, मैंने हाल ही में ही एक जिन बेस्ड मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है इरुट्टू यानी कि डार्क। ये एक तमिल हॉरर फिल्म है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी के अंदर एक फुल मून नाइट को दिखाते हुए, जहां पर हमें एक माँ बेटे को दिखाया जाता है जिसमें माँ का नाम मेलिंडा और बेटे का नाम पोन्से था। वो दोनों खेत के रास्ते कहीं पर जल्दी जल्दी में जा रहे होते हैं। तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में पोन्से की माँ ने कैंडल ब्रा चुराया था, यानी कि वो चीज जिसके ऊपर मोमबत्तियां रखी जाती हैं, यानी कि मोमबत्ती वाला स्टैंड। लेकिन तभी होता यह है कि वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसने काला लिबास पहना हुआ था। तभी वो व्यक्ति उस औरत को जान से मारने लगता है और वो औरत उस व्यक्ति को फादर कहकर बुलाती है, यानी कि वो प्रीस्ट होता है। तभी घबराते हुए पोन्से की माँ उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है और वो जाकर छुप जाता है। और तभी हम नोटिस करते हैं जो प्रीस्ट होता है वो पोन्से की माँ की इंटेस्टाइन्स को निकाल रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात होती है। अब इसके बाद प्रीस्ट जो होता है वो वहां से जाते हुए पोन्से को देख लेता है और वो उसको कहता है कि उसकी माँ उससे काफी प्यार करती थी। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है जोनाथन मल्यारी दे जियोस, जो कि वहां पर अपने पेशेंट्स के पास होता है जो कि छोटे छोटे बच्चे थे, जहां पर उसके पेशेंट्स के हाथों में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दरअसल वो उसके स्टाफ की ही एक लड़की को आज प्रपोज करने वाला था जिसका नाम एग्नेस सल्वाडोर था। थोड़ी ही देर में वहां पर एग्नेस आ जाती है और जॉन असल में वहां पर वॉल के पीछे छुप जाता है। यहाँ पर इसका फुल नेम जोनाथन है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म के लिए हम जॉन बुलाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने लगते हैं, जिसके बाद जॉन एग्नेस को प्रपोज करता है। अब शुरुआत में तो एग्नेस ये कहती है कि एक इंसान अपने कर्मों का नतीजा होता है और क्या वो इस चीज के लिए श्योर है, जिसके बाद में वो शादी के लिए मान जाती है। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम एग्नेस को देखते हैं जो कि अचानक से काफी बीमार पड़ गई थी। यहाँ पर उसे कोई अजीब टाइप की बीमारी हुई थी या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो मरने के कगार पर थी। अब तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बार बार ये कह रहा होता है कि ये सब उसकी गलती है और वो उससे वादा करता है कि वो उसे जिंदा करके रहेगा और इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ये कहकर अब वो अपने बैग से एक कटा हुआ सर निकालता है जो कि जिंदा था, जिसको देखकर एग्नेस बहुत डर जाती है। लेकिन असल में ये सब जॉन का एक सपना था। और यहाँ पर हम जॉन को देखते हैं जो कि लूकस नाम के एक व्यक्ति के साथ था जो कि उसका ही एक फ्रेंड होता है। दरअसल लूकस के जो एंसेस्टर्स थे ना, वो जॉन के परिवार के सर्वेंट्स हुआ करते थे और यहाँ पर लूकस जो होता है वो एक प्रीस्ट बनने वाला होता है। वो उसके लिए ही पढ़ाई कर रहा था। अब ये दोनों जॉन के ही पुराने गांव मागलैंग के एंसेस्ट्रल हाउस में जा रहे थे, जहां पर जॉन किसी काम से जाना चाहता था। अब गांव के अंदर एंटर करते टाइम जॉन को एक बच्चा दिखाई देता है जिसके हाथ में एक चिकन का छोटा सा बच्चा था जो कि काले रंग का था। खैर, तभी जॉन के पुराने घर के अंदर हम देख पाते हैं कि वहां पर आंट मैस होती है जो कि वहां पर कुछ चीजें लेकर भाग रही होती है और इसके बारे में वो अमल नाम की एक लड़की को चुप रहने के लिए कहती है। अब ये दोनों वहां पहुंचते हैं जहां पर उनको अमल मिलती है जो कि असल में लूकस की ही भतीजी थी। दरअसल ये घर बहुत ही जल्दी बिकने वाला था, या फिर ये कहें कि जॉन इसको बेच रहा था, क्योंकि उसका वहां पर आना जाना बिल्कुल नहीं था और इसके बिक जाने से पहले जॉन यहाँ पर कुछ ढूंढने आया था। जिसके बाद जॉन वहां का रूम ओपन करता है जिसके अंदर उसके एंसेस्टर्स के सामान थे और ये सारा सामान करीबन सन 1800 के समय का था। लेकिन इससे पहले वो जंगल की तरफ जाता है जहां पर उसे नदी के पार एक लेडी दिखाई देती है जो कि काले लिबास में थी और वो रो रही थी। लेकिन तभी वहां पर अमाल आकर उसे ले जाती है।
खैर इसके बाद ये तीनों ही ऊपर जाते हैं जहाँ पर अमल जॉन को उसके एंसेस्टर्स की फोटो दिखाती है, या फिर ये कहें कि उनके बारे में इंट्रोडक्शन देती है। सबसे पहले वो जॉन की ग्रेट ग्रैंडमदर की फोटो दिखाती है जिसका नाम डोनिया फकुंदा मल्यारी था। जिसके बाद वो उसे जॉन रे मल्यारी का फोटो दिखाती है जो कि जॉन के ग्रेट अंकल के अंकल थे। लेकिन वहां पर बीचों बीच एक और फोटो थी जिसके बारे में अमाल उसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, जिस पर जॉन उससे उसके बारे में पूछता है। अब अमाल बताती है कि ये असल में डोनिया फकुंदा का बेटा हुआन सेवरिनो मल्यारी है, जो कि असल में एक प्रीस्ट हुआ करता था, लेकिन एक दिन उनको लटका दिया गया, यानी कि गांव वालों ने उनको मार दिया था। अब आगे हम ध्यान से देखें तो ये वही प्रीस्ट है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि खून कर रहा था, यानी कि खून वाली बात बिल्कुल सच होती है। अब यहाँ पर अमाल ये कहती है कि उसने सुना है कि जब सेवरिनो मल्यारी का डिसेंडेंट आएगा तब फिर से किलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, और उसका डायरेक्ट डिसेंडेंट यहाँ पर जॉन ही होता है। और सबसे बड़ी बात आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पर ये दिखने में बिल्कुल सेम था, यानी कि फादर सेवरिनो, जॉन रे मल्यारी और जोनाथन मल्यारी तीनों एक जैसे दिख रहे थे। अब यहाँ पर जो अमाल होती है वो लूकस से थोड़ी सी अजीब बातें करती है, जैसे कि वो बोलती है कि यहाँ के जो फिलहाल के प्रीस्ट हैं यानी कि डॉक्टर मार्क, उन्होंने बताया था कि लूकस जो है वो जल्दी ही प्रीस्ट बनने वाला है, यानी कि पापा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रीस्ट को सब फादर बोलते हैं, तो वो उससे हंसी मजाक कर रही थी। खैर अब लूकस यहाँ पर उसे डांटता है कि वो सबके सामने ऐसी बातें ना करे। खैर यहाँ पर अमाल ये भी बताती है कि जो जॉन रे था ना, वो असल में वर्ल्ड वॉर 2 के समय में डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह शूट किया करता था। और यहाँ पर एक सीन के अंदर हम नोटिस करते हैं कि जब जॉन मिरर के सामने होता है तब उस मिरर के अंदर उसे कोई दिखाई देता है जो कि असल में एक भूत था जिसकी आंखें नहीं थी, और वो एकदम से उसके सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जॉन उसे कुछ नहीं कह पाता, या फिर ये कहें कि वो इन सब चीजों को यहाँ पर इमेजिन कर रहा था। अब अगले सीन में हम जॉन को अकेले में देख पाते हैं जो कि एक रूम को ढूंढ रहा होता है कि तभी जॉन रे का जो प्रोजेक्टर था वो अपने आप शुरू हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम एक दीदी नाम के नॉन बाइनरी या फिर ये कहें कि एक गे या फिर लेस्बियन को देख पाते हैं जो कि फादर मार्क के सामने कन्फेशन कर रहा था कि वो नॉन बाइनरी है। लेकिन यहाँ पर फादर ये कहते हैं कि जो चर्च है वो LGBTQ वाले लोगों को अप्रूव नहीं करता, क्योंकि ईश्वर ने जैसा जिसको बनाया है वैसे ही उसको रहना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि अगर दीदी को ये सब चीजें सही लगती हैं तो वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। लेकिन ये छोटी सी बात दीदी को समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर उसने दोनों ही बातों को उल्टा ले लिया था, यानी कि अगर चर्च अप्रूव करे तो भी गलत है और चर्च अगर अप्रूव ना करे तो वो LGBTQ के खिलाफ है। वो वीडियो कॉल पर अपने LGBTQ वाले दोस्तों से बात करने लगता है और इसी बीच लूकस वहां पर आ जाता है। वीडियो कॉल पर दीदी का जो फ्रेंड होता है या फिर क्लाइंट होता है वो ये कह रहा था कि जो चर्च LGBTQ को अप्रूव ना करे वो बेकार है। ये सुनकर लूकस इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसका फोन ही तोड़ देता है और उसे वहां से भगा देता है। असल में बात ये थी कि जोनाथन और लूकस यहाँ पर कुछ हफ्ते रुकने वाले थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो फादर सेवेरिनो थे वो असल में एक पैरिश प्रीस्ट होते हैं और ऐसे प्रीस्ट को यहाँ पर इसी चर्च के अंदर रुकना पड़ता था, तो इसके चलते ही लूकस यहाँ पर रुकना चाहता था। अब फादर मार्क लूकस को उसका रूम दिखाने जाते हैं, लेकिन लूकस हुआन सेवेरिनो मल्यारी के बारे में जानना चाहता था। तब फादर उसे एक रूम के अंदर लेकर जाते हैं जहां पर सेवेरिनो का एक छोटा सा स्टैचू बना हुआ था जो कि सन 1813 के पास बनाया गया था। यहाँ पर फादर मार्क ये बताते हैं कि असल में फादर सेवेरिनो ने 57 खून किए थे, यानी कि 57, जिसके अंदर वो खाली बुरे लोगों को मारा करते, जैसे कि जो क्रूअल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, प्रोस्टिट्यूट्स या फिर चोर वगैरह। तो यहाँ पर एटलीस्ट हमको शुरुआत वाले खून का तो रीजन पता चल गया था, वो लेडी जो थी उसने चोरी करी थी, जिसके चलते यहाँ पर फादर सेवेरिनो ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन स्टिल यहाँ पर हमें इंटेस्टाइन्स निकालने वाली चीज समझ में नहीं आई थी। खैर अब यहाँ पर यह माना जाता है कि 57 लाशें जो थी वो बहुत ही मिस्टीरियस तरह से खत्म हुई थी और यहाँ पर सेवेरिनो के खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला था, जिसके चलते गांव वालों ने उनको लटका दिया था और उसके बाद ही इस गांव के अंदर से सारे लोग चले गए थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनका खून हो जाए। यानी कि फादर सेवेरिनो के खिलाफ आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके चलते ये खून बहुत ही मिस्टीरियस थे और कुछ लाशें तो गायब भी हो जाया करती थीं। लूकस यहाँ पर सेवेरिनो के स्टैचू के सामने कह रहा होता है कि फादर आपके साथ हुआ क्या था। तभी हम उसके पीछे किसी की परछाई को देख पाते हैं जो कि अचानक गायब हो जाती है। खैर दूसरी तरफ हम दीदी को देखते हैं जो कि अपनी सर्विस एक आदमी को वीडियो कॉल के जरिए दे रहा होता है या फिर दे रही थी। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है और दीदी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका शो फ्री में देख रहा है, इसलिए दीदी उसे भगाने लगती है। लेकिन वो आदमी उसके सामने आ जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल शुरुआत वाले प्रीस्ट यानी कि सेवेरिनो की तरह ही लग रहा था, लेकिन हम उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाते, या फिर ये कहें कि उसका फेस काफी वियर्ड था, ऐसा लग रहा था कि स्किन जल गई हो। और तभी वो एक मशेटी की हेल्प से दीदी को मार डालता है।
मशेटी एक ऐसा हैवी नाइफ होता है जो कि दिखने में काफी चौड़ा सा होता है, जो कि सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन में ओरिजिनेट हुआ था। यह ब्लेड जो होता है वो यूजुअली 30 to 66 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी थिकनेस जो होती है वो 3 मिलीमीटर की होती है। अब यहाँ से कहानी जाती है सीधा सन 1812 के मागालांग में, जहाँ पर हमें डोनिया फकुंदा मल्यारी दिखाई जाती है। फकुंदा असल में आज काफी खुश होती है क्योंकि वो एक जगह से घूम कर आई थी और उसका बेटा हुआन सेवेरिनो मल्यारी एक प्रीस्ट बनकर आया था जिसे उसने पढ़ाई करने के लिए भेजा था। खैर अब यहाँ पर वो एक ट्रायंगुलर लॉकेट को खरीदती है और उसे पहन लेती है। अपने बेटे से मिलने के बाद वो उस पर काफी ज्यादा प्राउड थी। जहाँ पर उसका बेटा सेवेरिनो उसे वहाँ पर एक नई सर्वेंट से मिलवाता है जिसका नाम होता है मारिया कैकैप, और मारिया को यहाँ पर उनकी ही एक सर्वेंट नियाविस लेकर आई थी। मारिया यहाँ पर इनकी हेड सर्वेंट होने वाली थी जो कि डोनिया फकुंदा के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है। लेकिन डोनिया फकुंदा को खाली इस चीज की खुशी नहीं थी कि उसका बेटा एक प्रीस्ट बन गया है, बल्कि वो अपनी माँ को चर्च के अंदर बार्थोलोम्यू द अपोस्टल यानी कि सेंट की एक स्टैचू दिखाता है, जिसको देखते ही उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उनको बहुत ही ज्यादा माना करती थी। इनफैक्ट डोनिया फकुंदा बहुत ही ज्यादा टोबैको कंज्यूम किया करती थी, लेकिन सेंट की स्टैचू के सामने आते ही वो ऐसा नहीं करती, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, जिसके चलते वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी में बार्थोलोम्यू के सामने नाचने लगती है। फकुंदा का ये कहना था कि मशेटी लेकर बार्थोलोम्यू ने बहुत सारे लोगों को बचाया था, यानी कि जो बुरे लोग थे उनको खत्म किया था। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शुरुआत में क्यों सेवेरिनो के हाथ में एक मशेटी थी और मैंने क्यों उसके बारे में आपको स्पेसिफिकली डायमेंशंस के बारे में, हर चीज के बारे में बताया था, क्योंकि ये यहाँ पर इन लोगों का बिलीफ होता है, यानी कि मल्यारी फैमिली का। अब शाम को डोनिया और सेवेरिनो साथ में समय बिताते हैं और नियाविस साथ में बहुत ही अच्छा पियानो बजा रही थी, लेकिन तभी सेवेरिनो उसको रोक देता है और कहता है कि आज के लिए काफी काम हो गया है, वो जा सकती है। जिसके बाद में सेवेरिनो वहां से जाने लगता है और कहता है कि वो एक पैरिश प्रीस्ट है और उसको जाकर चर्च में ही सोना पड़ेगा। अब तभी डोनिया उसे ये कहती है कि वो घर में किसी आदमी को भेज दे क्योंकि वहां पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, गार्ड करने के लिए कोई ना कोई वहां पर चाहिए। खैर सेवेरिनो के जाने के बाद में हम नोटिस करते हैं कि डोनिया को टोबैको खाने की वजह से खांसी आ रही थी, माइट भी उसे कैंसर हो गया था, क्योंकि इस सीन को देखकर ऐसा ही लगता है। डोनिया तभी नियाविस से कैमोमिल टी मांगती है क्योंकि उसके बेनिफिट्स थे, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि नियाविस जो होती है वो बहुत ही क्रीपी तरह से उसको बुलाती है, वो उसको शू शू करने लगती है और ये चीज यहाँ पर डोनिया को बहुत ही ज्यादा रूड लग रही थी। अब वो उसको लेकर एक सीक्रेट रूम के अंदर जाती है जहाँ से डरते हुए डोनिया बाहर भागने लगती है, लेकिन तभी वो उसको पकड़कर अंदर ले जाते हैं। अब इसके बाद से सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहां पर हम जॉन को देख पाते हैं जो कि किचन में था और उसकी और एग्नेस की वीडियोस देखकर उसे याद कर रहा था। वो दोनों काफी रोमांटिक हो रहे थे, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जो किचन के ड्रॉर्स थे वो अपने आप खुल जाते हैं। सारे के सारे चाकू जो होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं, जिसको देखकर जॉन डर जाता है कि तभी वहां पर हम कई सारी स्पिरिट्स को नोटिस करते हैं, जिसके तुरंत ही बाद वहां पर लूकस आ जाता है और वहां से सारी चीजें गायब हो गई थी, जैसे कि वहां पर कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब लूकस यहाँ पर असल में कई सारे औजार लेकर आया था, जिसके चलते वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्रीज को ठीक कर सके, क्योंकि आपको याद होगा कि शुरुआत में वो डॉक्यूमेंट्री अपने आप चल रही थी, लेकिन हुआ ये था कि वो जल चुकी थी, जिसके चलते लूकस उसे ठीक कर देता है और यहाँ पर पहली डॉक्यूमेंट्री चलाई जाती है। जिसके बाद वीडियो के अंदर एक क्लिप चलती है जिसके अंदर जॉन रे ये कहता है कि मल्यारी परिवार के राज के बारे में वो कुछ बताना चाहता है, और यहाँ पर वीडियो में वो जोनाथन का नाम लेता है और उसे ये गौर से सुनने के लिए कहता है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल था क्योंकि उस समय तो जॉन की माँ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब एक बार और कंफर्म करने के लिए वो रिवाइंड करते हैं, लेकिन स्टिल वो जोनाथन का नाम लेता है जैसे वो उसे जानता हो, और ये देखकर ये दोनों ही काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था। अब अगले दिन लूकस फादर मार्क के साथ होता है कि तभी वहां पर 2 पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें दीदी की लाश मिली थी, लेकिन जिस समय खून हुआ था उस समय तो लूकस जॉन के साथ था, लेकिन ये बात फादर को ऑलरेडी पता थी। उनको लग रहा था कि ऐसा कुछ तो होने ही वाला है, और वैसे भी दीदी के जैसे कर्मकांड थे उसके साथ ये होना ही था। अब ये सब जानने के बाद में लूकस जॉन से बातें करने जाता है, जहां पर वो उससे ये कहता है कि उनका यहाँ पर ज्यादा समय रुकना ठीक नहीं है क्योंकि सब लोग उसे ही गलत समझ रहे थे।
ऑब्वियस सी बात है वो मल्यारी का डिसेंडेंट है, जिसके चलते सब लोग उसी पे शक कर रहे हैं। लेकिन जॉन ऑब्वियसली यहाँ से जाना नहीं चाहता था, वो राज का पता लगाना चाहता था। अल्टीमेटली यहाँ पर वो अपनी मंगेतर एग्नेस के लिए क्योर लेने आया था। ये बात लूकस को लेकिन समझ में नहीं आती। तब जॉन ये कहता है कि जब वो 4 साल का था तो उसने एक सीक्रेट रूम देखा था अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर की ग्रैंडमदर का, यानी कि डोनिया फकुंदा का। वहां पर वो कोई चीज कर रही थी कि गॉड इज नॉट प्रेजेंट इन द नाइट। उसने एक अजीब से चिपचिपे लिक्विड को अपने शरीर पर उसे मलते हुए देखा था। उसे वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट जो लॉकेट उसके गले में था ना, वो उसने वहीं से उठाया था, यानी कि उसने ये पास्ट से उठा लिया। और जब वो अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर की ग्रैंडमदर को टच करने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर उसके ग्रेट अंकल के अंकल जॉनरे आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। जोनाथन ये पूछता है कि आखिर फकुंदा क्या कर रही हैं, जिस पर जॉनरे उसको ये बताता है कि वो ये सब जिंदा रहने के लिए करती है। और इसी बात की वजह से जोनाथन को ये लगता है कि एग्नेस का जो क्योर है वो यहीं पर है, लेकिन वो एक खुफिया रूम के अंदर हो रहा था जो कि उसे अब नहीं मिल रहा, जो कि उसने बचपन में देखा था। हम ये भी देखते हैं कि जोनाथन ने उस समय पर इस घर के अंदर कई सारी जिंदा लाशों को देखा था कि तभी हम वहां पर सेवेरिनो को आता हुआ देखते हैं, जो कि नेविस को ढूंढ रहा था और उसके शरीर पर खून था। जिसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर लूकस ये कहता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन होगा। तब जॉन कहता है कि वो सब कुछ क्लियरली याद कर चुका है, उसको सब कुछ याद है और उसे ऐसा लगता है कि यहीं पर उसे क्योर मिलेगा। अब लूकस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी वो लूकस को वो लॉकेट दिखाता है जो कि उसने वहां से लिया था, यानी कि उसी सीक्रेट रूम से। और ये बात देखकर तो श्योरिटी हो गई थी कि ये उस वक्त का था, यानी कि वो किसी तरह से पास्ट में चला गया था अपने बचपन में ही। अब देखो, हमने यहाँ पर 1812 की कहानी भी देख ली, 2023 की कहानी भी देख ली, लेकिन हमने जॉनरे की कहानी नहीं देखी है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय की। और तब जाकर हम 1948 का समय देख पाते हैं, जो कि असल में हकबालहैप रेबिलियन समय था। और जॉनरे यहाँ पर मैगलैंग के अंदर आता है ताकि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री बना सके, और वो अपने इसी एंसेस्ट्रल रेसिडेंस के अंदर रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। खैर, जॉनरे अब हमें दिखाया जाता है जो कि ढेर सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा था, डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, जहां पर ढेर सारे सोल्जर्स और ढेर सारे लोग मरे हुए थे। अब ये सारी डॉक्यूमेंट्री बनाकर वो अपने बॉस को भेजता है, जो कि यूएस में रहा करते थे। वो ये बताता है कि ये शायद से आसवांग का हमला होगा, यानी कि एक शेप शिफ्टर का। लेकिन उसके बॉस जो होते हैं ना, वो उसको एक CIA ऑपरेशन कहकर डिसमिस कर देते हैं। वो इस चीज का मजाक बनाते हैं। बेसिकली वो इन सब खूनों का राज जानना चाहता था कि आखिर ऐसे लोग मर कैसे रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि ये सब किसी और का काम नहीं है, CIA का काम नहीं है, ये किसी सुपर नेचुरल शक्ति का काम था। अब अपने एंसेस्ट्रल होम के अंदर उसकी एक सर्वेंट भी होती है जिसका नाम कॉन्चिंग था। खैर, यहाँ पर उसके साथ में काफी अजीब चीजें होने लगती हैं। अचानक से ही उसे वहां पर एक रूम के अंदर एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मारिया कैकेप थी, यानी कि उनकी हेड सर्वेंट। और कॉन्चिंग उसकी ही ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, जो कि काफी अजीब बात है, क्योंकि मारिया को तो अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन वो जिंदा दिखाई देती है। यहाँ पर वो उसको बताती है कि वो पहले उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की सर्वेंट थी, लेकिन उसके लिए ये भी मानना इम्पॉसिबल था। खैर, मारिया यहाँ पर जॉनरे को उसका कैमरा उधार देने के लिए थैंक यू बोलती है कि लोग सेलर के अंदर सारी की सारी वीडियोस देख रहे हैं और सब काफी खुश हैं। अब जब जॉनरे सेलर के अंदर जाता है तो उसे वहां पर ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं, जो कि उसकी ही शूट करी हुई डॉक्यूमेंट्री को देख रहे होते हैं। लेकिन शॉकिंगली ये सारे वही लोग थे जो कि मारे गए थे। अब अचानक से ही वो सारे लोग जो होते हैं वो जिंदा लाश बन जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन वो वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जॉनरे के आने के बाद यहाँ टाउन के अंदर कुछ खून हुए हैं और ये बढ़ते ही जा रहे थे। अब सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां पर हम जॉनरे की बीवी को देख पाते हैं। दरअसल ये दोनों ही यूएस में रहा करते थे और जॉनरे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था। और हम कॉन्चिंग को भी देख पाते हैं, जो कि क्लियरली बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई थी। इनफैक्ट वो ये भी कहती है कि कभी भी जॉनरे ने ये नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। अब जॉनरे की बीवी का नाम फेलिसिटी था, जो कि यहाँ पर उसके पास आ गई थी। वो पास में ही कहीं रुकी हुई थी। इनफैक्ट वो यहाँ पर जॉनरे के ऊपर काफी गुस्सा भी करती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो यहाँ पर क्यों आ गया। उसने कहा था कि वो कुछ ही दिन के लिए जाएगा, लेकिन उसे यहाँ पर काफी समय हो चुका है। इनफैक्ट जॉनरे की बीवी ने उससे ये वादा भी लिया था कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तब जॉनरे उसकी सारी बात मानेगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर वो ये बताती है कि वो 3 महीने प्रेग्नेंट है, जिसके चलते जॉनरे उससे वादा करता है कि वो 2 से 3 दिन में सारा काम निपटाकर उसके साथ वापस यूएस चला जाएगा। लेकिन कॉन्चिंग को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। सिंपल सी बात होती है कि वो उसे वापस से यूएस से ले जाना चाहती थी, लेकिन जॉनरे वहां से नहीं जा सकता था क्योंकि टाउन के मर्डर्स पर भी उसे रिसर्च करनी थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसको ऐसा शक हो रहा था जैसे कि ये खून उसके परिवार के पास्ट से ही जुड़े हुए हैं।
अब होता यह है कि फेलिसिटी अपने पति के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, जिसके चलते ये दोनों ही सो जाते हैं, इंटीमेट होते हैं। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि हम उसी सेम सीन को देखते हैं जिसके अंदर जोनाथन जॉनरे से मिला था। यहाँ पर जॉन फकुंदा को देखता है, यानी कि छोटा जॉन, कि तभी उसका अंकल उसे वहां से ले जाता है और छुपा लेता है। दरअसल वो दोनों समहाउ पास्ट में आ चुके थे, यानी कि हुआन सेवेरिनो मल्यारी के समय में, यानी कि 1812 के समय में। यहाँ पर जॉनरे जोनाथन से कहता है कि ये पास्ट है और उसे ऐसा लगता है कि वो लोग ड्रीम में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि वो ट्रैवलर्स हैं। और यूएस के अंदर इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है, जहां पर लोग सोते हुए समय में ट्रैवल कर सकते हैं और ये शक्ति जॉनरे और जोनाथन दोनों के पास थी। इसी बीच वहां पर सेवेरिनो आ जाता है और ये वही सीन होता है जिस बीच वहां पर सेवेरिनो खून कर आया था और वो निएविस को ढूंढ रहा था। तभी होता यह है कि सेवेरिनो को इन दोनों की आवाज आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। अब सेवेरिनो वहां पर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको ढूंढ पाता कि ये दोनों तभी गायब हो जाते हैं, यानी कि दोनों की ही नींद खुल गई होगी, जिसकी वजह से ये दोनों ही पास्ट से अपने प्रेजेंट में आ गए थे। इंटरेस्टिंग बात एक और थी कि वहां पर हम किसी की परछाई को भी बैकग्राउंड में देख पाते हैं। और एक और हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि जॉनरे अपने साथ जोनाथन से उसका ब्लैंकेट लेकर आ गया था। ये देखकर उसको विश्वास हो जाता है कि वो लोग वाकई में समय में ट्रैवल करते हैं। अब अपने परिवार के राज को जानने के लिए वो फिर से सोने लगता है और इस बार उसने अपना प्रोजेक्टर जो था वो अपने हाथ से रस्सी से बांध लिया था, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर ब्लैंकेट उस समय से इस समय में आ सकता है तो उसका कैमरा भी पास्ट में जा सकता है। खैर, तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पर जोनाथन एग्नेस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो चलते हुए सिमेट्री की तरफ पहुंच जाता है, जहां पर उसको एक भयानक भूत दिखाई देता है। साथ ही साथ उसे उसके ग्रेट अंकल की आवाज आती है, यानी कि जॉनरे की कब्र से, जो कि उसे वहां से भाग जाने के लिए बोल रहे थे। और ये देखकर वो डर के वहां से भाग जाता है। अब भागकर वो लूकस के पास आता है और लूकस उसको ये कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर कोई भी क्योर मिलेगा एग्नेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनके आने से समस्या और बढ़ गई है। अब इसके बाद हम आमला को देख पाते हैं, जो कि कुछ पैसों के लिए अपने पड़ोसियों को जोनाथन के एंसेस्ट्रल हाउस पर लेकर आती है ताकि वो उन्हें भूत दिखा सके। यहाँ पर एक लड़का भूत को देख लेता है, लेकिन तभी भूत गायब हो जाता है। जिसके बाद हम आमला की एक फ्रेंड को देखते हैं जिसको भूत दिखाई देता है। उसे देखने के बाद वो जोरों से चिल्लाने लगती है। अब जब आमला और बाकी लोग उसके पास आते हैं, तब तक वो गोस्ट टाइप बन गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पोजेशन हो गया होगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो नॉर्मल हो जाती है और उसके पिता और पुलिस आकर वहां पर उसे ले जाते हैं। जाने से पहले वो जोनाथन के हाथों में कुछ देती है और कहती है कि वो ये चाहते हैं कि जोनाथन इसको रख ले। अब रात में हमें आंट मेस दिखाई जाती है, जो कि वहां से भाग रही थी, लेकिन होता यह है कि तभी वहां पर वही सेवेरिनो जैसी शैडोई फिगर आकर उसे खत्म कर देती है। अगले सीन में हम जोनाथन को देख पाते हैं, जिसके पास लूकस आता है। लूकस उसको ये कहता है कि उसने उससे झूठ बोला कि एग्नेस बीमार है और वो अस्पताल में है, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एग्नेस खुद यहाँ पर आ गई थी, जो कि बिल्कुल सही थी। दरअसल ये सब कुछ जो जॉन कह रहा था वो फ्यूचर में होने वाला था उसके हिसाब से। असल में शुरुआत में हमने जो सीन देखा था जहाँ पर एग्नेस जो होती है वो अस्पताल में थी, वो असल में जोनाथन का सपना था और वो उसे फ्यूचर की चेतावनी लग रही थी कि आगे चलकर एग्नेस बीमार होने वाली है। और यही रीजन था कि वो अपने एंसेस्ट्रल होम में आया था ताकि वो उसके लिए क्योर ढूंढ पाएगा। एग्नेस उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि अभी तक वो उसको इग्नोर कर रहा था, वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उनकी अभी अभी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन फिर भी वो एग्नेस से बात नहीं करता। साथ ही साथ उसने ये तक झूठ बोल दिया कि वो बीमार है। यहाँ पर जोनाथन एग्नेस को समझाता है कि वो फ्यूचर में बीमार होगी। अब तभी बीच में लूकस उससे ये कहने लगता है कि उसने उससे झूठ कहा, और तब जॉन उसे उसकी औकात दिखा देता है, ये बोलते हुए कि वो बस एक नौकरों के परिवार का हिस्सा था जो कि उसके लिए काम किया करता था और वो उसके बीच में ना बोले, जिसके चलते एग्नेस बाहर चली जाती है। साथ ही साथ लूकस उससे ये कहता है कि उसने उसे भाई माना, दोस्त माना, लेकिन आज उसको पता चल गया है कि वो उसका दोस्त नहीं है, और ये कहकर वो गुस्से से बाहर चला जाता है। यहाँ पर जॉन एग्नेस के पास जाता है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाने लगती है। वो उसे अपने पास बैठाकर सब कुछ समझाता है और एग्नेस ये कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। तभी जोनाथन एग्नेस को जॉनरे की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाता है जिसके अंदर उसने 1812 की रिकॉर्डिंग कर ली थी, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि उस समय में कैमरा ही नहीं थे। उस वीडियो के अंदर जॉनरे सेवेरिनो के परिवार को दिखा रहा था, और ये तब हुआ था जब वो ड्रीम के अंदर गया था अपने कैमरा को लेकर, जिसके अंदर उसकी माँ फकुंदा काफी बीमार हो गई थी। लेकिन दूसरे दिन जो उसने देखा, उसे देखकर वो चौंक गया, क्योंकि फकुंदा अब पहले से भी ज्यादा ठीक थी और काफी हेल्दी लग रही थी, जो कि एक ही रात में होना इम्पॉसिबल था। यहाँ पर जॉन एग्नेस को
बताता है कि यही एक सीक्रेट है जिससे कि वो एग्नेस को फ्यूचर में बचा सकता है। अब एग्नेस को उसकी बातों पर विश्वास हो गया था, इसलिए वो शहर की तरफ जाने लगती है ताकि वो अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाए। साथ ही साथ यहाँ पर वो काफी सारी ऐसी चीजें भी देखने वाली थी जिसके चलते जॉन को फायदा होने वाला था। यानी कि यहाँ पर वो अपनी तरफ से भी कोशिश करना चाहती थी जिससे कि जॉन को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सीन बदलता है जहाँ पर हम फिर से सेवेरिनो के समय को देख पाते हैं, यानी कि 1812 के समय में। यहाँ पर सेवेरिनो चर्च में होता है जहाँ पर वो गरीब किसानों को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उन गरीब किसानों को उनका लैंडलॉर्ड काफी परेशान करता था। वो उन पर जुल्म किया करता और भी बहुत सारी चीजें उनके साथ करता। अब सभी किसानों के चले जाने के बाद में वो क्रूअल लैंडलॉर्ड वहां पर आता है जो कि उससे काफी उल्टा सीधा बोलने लगता है। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि वो लैंडलॉर्ड कुछ कम नहीं था, उसने एक गरीब किसान की बेटी के साथ में जबरदस्ती करी थी जो कि सेवेरिनो जानता था। लेकिन लैंडलॉर्ड ये कहता है कि वो खुद डीमन के साथ रहता है और यहाँ पर वो मारिया कैकेप को इविल कह रहा था, जिस पर ऑब्वियसली सेवेरिनो विश्वास नहीं करता। तब लैंडलॉर्ड कहता है कि उसकी माँ की तबीयत भी इसलिए खराब हुई है और जब से वो यहाँ पर आया है दिक्कत हो रही है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है। अब घर आकर वो ये देखता है कि उसकी माँ फकुंदा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो मरने की हालत में थी। यानी कि वो ये सोच रहा था कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है। और तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में उस सीक्रेट रूम के अंदर बहुत ही अजीब चीज हुई थी जिसके चलते मारिया और निएवेस ने कुछ कर दिया था। यानी कि इसके पीछे इन दोनों का ही हाथ था। बेसिकली ये लोग ब्लैक मैजिक और ये सब किया करते थे। और तब जाकर मारिया और निएवेस सेवेरिनो से ये कहते हैं कि अगर वो अपनी माँ को बचाना चाहता है तो उसे इंसान को मार के उसे उसका मीट खिलाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली सेवेरिनो करने से मना कर देता है। तभी हम देख पाते हैं कि चर्च के अंदर सेवेरिनो अकेले बैठा हुआ था, रो रहा था, जो कि ईश्वर से इसका जवाब मांगता है। लेकिन तभी उसका ईविल काउंटर फॉर्म उसके सामने आता है जो कि उसे किलिंग्स करने के लिए उकसा रहा था। वो ये कहता है कि वो तो नर्क में चला जाएगा लेकिन उसकी माँ बची रहेगी, इसलिए उसको ऐसा करना होगा और उसे खाली बुरे लोगों को मारना है। और यहाँ पर उसके लिए उसकी माँ जरूरी थी जिसके लिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। तभी उसकी आंखें बड़ी अजीब सी हो जाती हैं, यानी कि वो भी बिल्कुल पोजेशन में चला गया था। और उसके हाथ में ही मशेटी होती है जिसके चलते उसने बार्तोलोम्यू का रूप ले लिया था। या फिर ये कहें कि उस टीचिंग्स को देखते हुए जो भी उन्होंने किया था या फिर उसकी माँ का जैसा भरोसा था वो बिल्कुल वैसा बन रहा था। अब अपनी माँ के लिए वो पहली किलिंग्स को अंजाम देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लैंडलॉर्ड 2 प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में इंटीमेट होने वाला था। और जब तक वो बाहर से वॉशरूम होकर आता है तब तक 2 प्रोस्टिट्यूट्स को ऑलरेडी सेवेरिनो मार चुका था, जिसके बाद वो उस लैंडलॉर्ड को भी मार डालता है और उसकी इंटेस्टाइन्स को लेकर अपने घर पर आ जाता है। और ये वही सीन था जहाँ पर जॉन और जॉन रे आए थे, जहाँ पर सेवेरिनो निएवेस का नाम पुकार रहा था। अब यहाँ पर वो उन दोनों की आवाज सुनता है, यानी कि ये दोनों ही जो थे वो पास्ट में ट्रैवल कर रहे थे, टाइम ट्रैवल कर रहे थे, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे थे। अब सेवेरिनो उन दोनों की आवाज सुनता है और दरवाजे के पीछे चेक करने लगता है, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुके थे, यानी कि वो दोनों जाग गए थे। सेवेरिनो अब निएवेस को ढूंढ रहा था ताकि वो उसकी माँ को क्योर कर सके, जिसके बाद वो मीट उसकी माँ को खिलाया जाता है। और यहाँ पर वो सेवेरिनो को सब बता देती है कि ये सब उन्होंने ही किया है और क्यों किया है, सिर्फ मजे के लिए, या फिर ये कहें कि सेवेरिनो को एक कातिल बनाने के लिए। देखो इनडायरेक्टली ये लोग ना आर्कॉन्स थे और ये लोग ब्लैक मैजिक या फिर किसी क्रीचर को माना करते थे। और ऑब्वियस ही बात है जो ये डीमंस होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, वो इंसानी मांस खाते हैं और जितने ज्यादा नेगेटिव लोग होंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब ये जो मारिया कैकेप थी ये असल में एक विच होती है। और ये विच क्यों बनी, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अमीर परिवार वाले थे वो इन लोगों पर हमेशा से अत्याचार किया करते थे, जिसके चलते इन्होंने मल्यारी परिवार को चुन लिया था कि ये लोग मल्यारी परिवार के अंदर किसी ना किसी एक के अंदर क्रीचर को डाल देंगे, जिसके चलते जो दूसरा व्यक्ति होगा जो कि उससे प्यार करता होगा वो ये सारी किलिंग्स करेगा उनके लिए और बदले में ये लोग उनका ख्याल रखेंगे। सेवेरिनो ये सब सुनकर काफी गुस्सा करता है और वो उन लोगों को मारने की बात तक करता है, लेकिन वो ये कहती है कि अगर वो उन्हें मार डालेगा तो उसकी माँ का ख्याल कौन रखेगा। और यहाँ पर सेवेरिनो काफी मजबूर हो गया था। अब तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है जो कि पहले से काफी अच्छी हालत में थी और बहुत ही जवान लग रही थी। इनफैक्ट उसकी आंखें भी बहुत ही अजीब सी लग रही थी, जो कि मुझे लगता है कि उसी क्रीचर का असर होगा जिसको हमेशा से इंसानी मांस की तलब थी। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सेवेरिनो और उसकी माँ डांस करते हैं, जहाँ पर सेवेरिनो गिल्ट में था, लेकिन अल्टीमेटली वो भी खुश हो जाता है कि चलो उसकी माँ ठीक तो थी। और इसी सेम चीज को जॉन रे ने अपनी रील के अंदर रिकॉर्ड भी किया था। तभी तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था कि उसकी माँ अचानक से कैसे ठीक हो सकती है, यानी कि फकुंदा। अब सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जॉन एक तीसरी रील को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसके अंदर ही उसे सारा सच पता चलता। थोड़ा ढूंढने के बाद एक कैबिनेट के अंदर उसे वो
रील मिल जाती है, लेकिन तभी उसे कोई लेडी दिखाई देती है जो कि वही थी जिसे पिछली रात सेवेरिनो ने मारा था, यानी कि आंट मैस। और वो अब गोस्ट बनकर जॉन पर हमला करने आती है। बेसिकली ये इनडायरेक्टली उसको ये बता रहे थे कि वो मर चुकी है, लेकिन अचानक से ही वो गायब हो गई थी। यानी कि जॉन पास्ट में ट्रैवल करने के साथ साथ फ्यूचर के अंदर क्या हुआ है या फिर कल रात क्या हुआ था वो सब भी देख सकता था, फील कर सकता था। खैर तभी इस घर के अंदर लूकस के साथ में 2 पुलिस वाले आते हैं जो कि आंट मैस के बारे में जॉन से पूछताछ करते हैं और उसको बताते हैं कि वो मारी गई हैं। लेकिन पुलिस वाले जॉन से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी हरकतों को नोटिस किया था और कल रात वो अपने घर से बाहर भी नहीं गया था, जिसके चलते उस पे शक करना बेकार था और उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने की वजह से वो वहां से चले जाते हैं। अब जॉन लूकस से माफी मांगता है और वो उसको ये बताता है कि वो सपने में लूकस को देखता था, पता नहीं कैसे, लेकिन लूकस की वजह से ही एग्नेस फ्यूचर में बीमार होने वाली है। और आपने वो सीन तो देखा ही था जिसके अंदर जॉन सपना देखता है एग्नेस के बीमार होने का। अकॉर्डिंग टू जॉन, लूकस ही वो शख्स है जो कि एग्नेस को फ्यूचर में चोट पहुंचाएगा। जिसके बाद जॉन अपने ग्रेट अंकल के अंकल जॉन रे की रील को देखता है, जिसके अंदर वो उसे पूरी बात एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि उनके परिवार में से कुछ लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें वो पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन ये चीज काफी खतरनाक हो सकती है, इसलिए उनको पास्ट में या फिर फ्यूचर में ट्रैवल नहीं करना चाहिए जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। लेकिन एक बात यहाँ पर जॉन ने मिस कर दी थी जो कि उसके अंकल ने कही थी। उन्होंने जोनाथन को साफ वार्न किया था कि वो बिल्कुल भी इस चीज को ना करे, लेकिन ये बात जॉन ने नहीं सुनी, जिसके चलते वो सोने लगता है ताकि वो पास्ट में जा सके। अब पास्ट में पहुंचकर वो चुपके से सेवेरिनो और बाकियों को देखता है। यहाँ पर वो अपनी माँ को फीड करने के लिए आता है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि उसकी माँ के अंदर एक मॉन्स्टर मौजूद है जो कि वही स्मॉल ब्लैक चिक है जो कि शुरुआत में जॉन ने एक छोटे बच्चे के हाथ में देखा था। और यही वो मॉन्स्टर होता है जिसे हर पूर्णमासी की रात को वो फीडिंग चाहिए थी, यानी कि एक इंसानी सैक्रिफाइस। तभी हम डोनिया फकुंदा का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि उसका शरीर आधा कट जाता है, जिसके चलते उसके बड़े बड़े विंग्स आ गए थे और वो हवा में बेकाबू होकर उड़ने लगती है। अच्छी बात तो ये थी कि इन लोगों ने उसको बांधा हुआ था, जिसके बाद उसे लीवर दिया जाता है जिसको खाते ही वो ठीक हो जाती है और नॉर्मल हो जाती है। खैर अब दूसरी तरफ हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं एग्नेस को, जो कि दोबारा से चर्च में आती है जहां पर वो फादर मार्क के पास गई थी ताकि वो मल्यारी फैमिली के बारे में पूछ पाए। लेकिन फादर मार्क ये कहते हैं कि मल्यारी परिवार के बारे में तो लूकस से ज्यादा बेटर उसे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो तो हमेशा से मल्यारी परिवार के ही सर्वेंट्स रहे हैं। और ये बात सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको ये बात नहीं पता थी। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लूकस का नाम आर्कॉन था, और अगर आप देखें तो मारिया कैकैप आर्कॉन थी, यानी कि वो आर्कॉन परिवार से थे जो कि हमेशा से विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक वगैरह वगैरह में रहा करते। और इन लोगों का एक ही मकसद था इस क्रीचर को जिंदा रखना, इसको ह्यूमन सैक्रिफाइस देते रहना। और इस चीज के लिए ये हमेशा एक अमीर परिवार को चुना करते थे और उनको ये टॉर्चर किया करते, ब्लैकमेल किया करते, जैसे कि इन्होंने सेवेरिनो के साथ किया। और आपने एक बात और नोटिस करी होगी कि शुरुआत में सेवेरिनो ने पोंसे के सामने ये कहा था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है और उसने वहां पर उसे नहीं मारा था, जिसका कारण यही था कि वो भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तो उसको अंदाजा था कि यहाँ पर माँ बेटे का प्यार क्या होता है। अब इसके बाद हमें लूकस को दिखाया जाता है जिसको एग्नेस छुपकर देख रही होती है, जिसके हाथ में वही मशेटी होती है और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था जो कि किसी और का नहीं बल्कि सेवेरिनो का ही था। और अब तक कोई और नहीं बल्कि वही था जो कि गांव के अंदर सबको मार रहा था। यहाँ पर हमको पता चलता है कि लूकस ही है वो जो सेवेरिनो बनकर सबको खत्म कर रहा है। दरअसल ये अपने एंसेस्टर्स का मकसद पूरा कर रहा था। इनके परिवार वाले ये सारी चीजें सदियों से करते आ रहे थे। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि लूकस की आंखें सफेद थी और वो पजेस्ड हो रखा था, यानी कि ये जो क्रीचर है उसका इन्फ्लुएंस इनके पूरे परिवार के ऊपर था। इनफैक्ट मारिया, निएवेस और इन सब की आंखें सफेद हो जाया करती थीं। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि लूकस के ऊपर उसके एंसेस्टर्स का काफी गहरा असर था और ये लोग ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो लोग उस क्रीचर को जिंदा रख सकें, दुनिया को क्लीन कर सकें, बुरे लोगों को खत्म करके। लेकिन इनका ये तरीका काफी गलत था। अब यहाँ पर ये अपने ओनर्स को मजबूर करने के लिए उस क्रीचर को बुलाते हैं ताकि वो क्रीचर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सके कि उनके ओनर्स को किलिंग करनी ही पड़ेगी, जैसे कि सेवेरिनो की मॉम के अंदर उन सर्वेंट्स ने उस क्रीचर को डाल दिया था ताकि वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बन जाए और सेवेरिनो को उसकी माँ को ठीक करने के लिए लोगों को मारना ही पड़े। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग उस क्रीचर या फिर डीमन की पूजा करते होंगे और उन्हें फीड करने के लिए वो लोग अपने ओनर से ही किलिंग करवाते होंगे। बेसिकली एक इंसानी सैक्रिफाइस, वो भी हर पूर्णमासी की रात को।
खैर यहाँ पर लूकस एग्नेस का पीछा करते हुए उसे मारने जाता है। खैर तभी पास्ट के अंदर हम जॉन को देख पाते हैं जो कि अभी भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा होता है, जो कि चुपके से ये सब देख रहा था। और इन लोगों के बाहर जाते ही वो समझ जाता है कि फकुंदा कैसे इतने साल से जी रही थी, जिसके चलते वो फकुंदा के गले पर चाकू रखकर उन सबको ये रोकने के लिए कहता है। यहाँ पर उसने फकुंदा को भी सारा सच बता दिया था कि वो फ्यूचर से आया है और उनका ही डिसेंडेंट है और वो किस तरह से जी रही है, क्योंकि फकुंदा को इन चीजों का कोई भी आइडिया नहीं होता था कि उसे जिंदा रखने के लिए उसका बेटा किलिंग्स करता है और इसलिए वो अपने बेटे को रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। अब यहाँ सेवेरिनो उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वो उसके जैसे कैसे दिख रहा था और अपनी माँ को बचाने के लिए वो उस पर हमला कर देता है और जोनाथन को मारने लगता है और फकुंदा उसे रोकने लगती है। तभी प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि एग्नेस भागकर जोनाथन की तरफ आती है, उसे उठाने लगती है, लेकिन जॉन तो वहां पर अपने पास्ट में एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा था, लड़ रहा था। कि तभी होता यह है कि 1812 वाले समय के अंदर पुलिस आ जाती है और ये सब देख लेती है, जहां पर उनके साथ पोंसे भी था और वो फादर सेवेरिनो को पहचान जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने उसकी माँ मेलिंडा को मार दिया था, जिसके चलते पुलिस सेवेरिनो को पकड़कर ले जाती है और आगे हम जानते हैं कि पूरे के पूरे गांव वालों ने मिलकर उसे फांसी दे दी होगी या फिर शायद से पुलिस वालों ने ही ऐसा किया होगा। और ये समय भी वही था जब वहां पर सारे के सारे गांव वाले गांव को छोड़कर जा रहे थे, जिसके चलते सेवेरिनो की माँ को फकुंदा के सर्वेंट छुपा देते हैं ताकि वो कुछ भी ना कर पाए। तभी हम नोटिस करते हैं कि लूकस ने एग्नेस को स्टैब कर दिया था और जब जॉन की आंख खुलती है तो वो ये सब देखता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। अब जॉन और लूकस एक दूसरे से काफी लड़ने लगते हैं। लूकस जॉन को मास्टर बोलता है और कहता है कि उसे मॉन्स्टर को जिंदा रखना पड़ेगा। वो मॉन्स्टर को यानी कि क्रीचर को ढूंढने की बात भी करता है ताकि वो इस दुनिया को शुद्ध कर सकें। यानी कि अब तक लूकस को भी पता नहीं था कि उस क्रीचर को कहाँ कैद करके रखा गया है, लेकिन होता यह है कि जॉन उसकी बात पर एग्री नहीं करता और उसे शूट कर मार डालता है। तभी जॉन आकर एग्नेस को संभालने लगता है, जिसको वो कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। अब अचानक से ही होता यह है कि वो जो तीसरी फिल्म होती है, रील होती है, वो अचानक चल जाती है, जहां पर हम देखते हैं जॉनरे की बीवी फेलिसिटी को, जो कि ये कहती है कि जॉनरे ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिसके चलते हम पास्ट में जाते हैं और देख पाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो होता यह है कि जॉनरे ना अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसकी बीवी गायब हो गई थी, लेकिन उसे उसकी बीवी मिल जाती है और वो वहीं पर थी, यानी कि उस सीक्रेट रूम के अंदर, जहां पर उसे कॉन्चिंग मिलती है और मारिया भी मिलती है, जो कि काफी बूढ़ी हो गई थी, जिसने असल में जॉनरे की बीवी को पकड़ा हुआ था और वो अपना काम कर रही थी, जो कि उसके एंसेस्टर्स करते आ रहे थे। यहाँ पर फकुंदा भी होती है, जो कि 200 साल की हो गई थी और वो मर नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर क्रीचर था और ये लोग उसे फीड करके जिंदा रख रहे थे। अब यहाँ पर कॉन्चिंग सेम चीज उसकी बीवी के साथ करना चाहती थी और वो जॉनरे को किलर बनाना चाहते थे। इस पर जॉनरे उसे रोकने लगता है, लेकिन वो नहीं रुकने वाली थी। तब जॉनरे के पास में फकुंदा आती है और उससे ये कहती है कि वो मरना नहीं चाहती और यहाँ पर वो उसे सेवेरिनो कह रही थी, लेकिन वो कहता है कि वो जॉनरे है। तब जाकर फकुंदा ये कहती है कि जो भी अपनी माँ से या फिर किसी भी परिवार वाले से प्यार करता है वो सब सेवेरिनो ही है, क्योंकि वो जानती है कि वो क्या करेगा। फकुंदा यहाँ पर ये कहती है कि वो इस तरह से जीना नहीं चाहती, वो मरना चाहती है, जिसके चलते जॉनरे उसकी इच्छा पूरी कर देता है और वो उस क्रीचर को यानी उसी ब्लैक चिकन को अपने मुंह के अंदर ले लेता है, निगल जाता है और अब वो मॉन्स्टर बन गया था, जिसके चलते हम देख पाते हैं कि उसका रूप जो मॉन्स्टर बनने के बाद था वो एक भयानक वेयरवुल्फ का होता है। यानी कि फीमेल्स अलग तरह की क्रीचर बनती हैं और जो मेल होता है वो अलग तरह का बनता है, जिसके चलते वो कॉन्जिंग और मारिया को बुरी तरह से मार डालता है, क्योंकि ये सब उनके चलते ही शुरू हुआ था। अब इसके बाद जॉनरे अपनी बीवी से आखिरी बार मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि अगर उन्हें इस श्राप को रोकना है तो यहाँ पर जॉनरे की बीवी फेलिसिटी को अकेले ही इस आने वाले बच्चे को पालना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने ही पति को दफनाना होगा। जी हाँ, जॉनरे को असल में उसकी बीवी ने ही दफन कर दिया था ताकि ये क्रीचर हमेशा कैद रहे और कभी भी ऐसी किलिंग्स दोबारा ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि ये किलिंग्स कभी नहीं रुकी थी। इसका मतलब कोई ना कोई था इनके परिवार वाला या फिर आर्कॉन परिवार से, जो कि ये किलिंग्स हमेशा से करता आ रहा था। अब प्रेजेंट में ये सारी चीजें जॉन उस रील के अंदर देख रहा होता है और अब उसको एग्नेस को किसी भी हाल में बचाना था, इसलिए वो कब्रिस्तान जाने लगता है उस मॉन्स्टर को जॉनरे के शरीर से निकालने के लिए। लेकिन तभी उसे कुछ आत्माएं दिखाई देती हैं, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि उन सारे विक्टिम्स की आत्मा थी जो कि अब तक सेवेरिनो या फिर किसी और के द्वारा मारे गए थे।
यानी कि इस मूवी के अंदर जितनी भी आत्माएं थी ये सारे के सारे विक्टिम्स थे सेवेरिनो के। और शुरुआत से लेकर अब तक जोनाथन को जो सारे भूत दिख रहे थे वो असल में उसको वार्न कर रहे थे कि वो इस क्रीचर को बाहर ना निकाले, वो उसे दूर रख रहे थे। कब्र के अंदर से भी जॉनरे की आवाज आना और वहां पर भूत दिखना इसी चीज की वार्निंग थी कि इस कर्स को दोबारा अनलीश मत करना। लेकिन जोनाथन का साफ कहना था कि किसी को प्यार करना इस कर्स से भी ज्यादा भयानक होता है, जिसके चलते वो उस कब्र को खोद देता है और वहां पर जॉनरे को निकाल लेता है। अब यहाँ पर जॉनरे भी उससे ये कहता है कि वो यहाँ पर इतने सालों से जिंदा दफन हो रखा था, वो भी इसलिए ताकि मॉन्स्टर का इस्तेमाल कोई भी ना कर पाए। और सच्चा प्यार इस कर्स को अनलीश करना नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार वो है जहाँ पर उसका सेक्रीफाइस करने से उसके प्यार करने वाले जीवित रहेंगे। सेवेरिनो की आत्मा भी वहाँ पर होती है जो कि उसको ये समझाती है कि ये एक श्राप है और उसकी माँ का ऐसे जीने से अच्छा वो पहले ही मर जाती और एग्नेस का भी मर जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो इस चीज के लिए नहीं मानता और उस मॉन्स्टर को ले जाने के लिए वो जॉनरे का सर काटकर बैग में ले जाता है। और यही सेम सीन हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, जहाँ पर रियल में इस बार एग्नेस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है और अब वो खुद वहां पर आता है, जिसके चलते वो एग्नेस के सामने जॉनरे के कटे हुए सर को निकाल कर दिखाता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। इनफैक्ट वो भी नहीं चाहती थी कि ऐसा जॉनरे करे, लेकिन जॉनरे उसके अंदर उस क्रीचर यानी कि ब्लैक चिक को डाल देता है, जिसके चलते हम जानते हैं कि ये क्रीचर एक बार फिर से जिंदा हो गया था। अब थोड़े ही समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि एग्नेस अब काफी ठीक हो गई थी और इससे जॉन काफी खुश था। अमाल, जॉन और एग्नेस यहाँ पर फिर से पुश्तैनी घर में आ जाते हैं, क्योंकि जॉन अब इस घर को नहीं बेचने वाला था और ये जो रात थी वो फुल मून नाइट की रात थी। जॉन यहाँ पर एग्नेस से ये कहता है कि अब हम फाइनली शादी करेंगे, हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे, जिस पर एग्नेस साफ मना कर देती है कि मॉन्स्टर्स की ना ही शादी होती है ना ही बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर देखो एग्नेस जिंदा तो होती है, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि किस कीमत पर। अब एग्नेस जॉन से ये बोलती है कि उसे एग्नेस को मरने देना चाहिए था, क्योंकि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि वो मर जाती। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर जोनाथन की जिद थी कि वो एग्नेस को किसी भी कीमत पर जिंदा रखेगा, जैसे कि सेम जिद यहाँ पर शुरुआत में सेवेरिनो की थी। और मुझे लगता है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार जॉनरे था, जिसने अपना सेक्रीफाइस अपने लव्ड वंस के लिए दिया था। एटलीस्ट उसके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ रहते। और मूवी के अंत में अब एग्नेस ये बोलती है कि आज फुल नाइट मून है और वो भूखी रहेगी, यानी कि वो भी जानती थी कि आज उसे इंसानी मांस चाहिए था, जिसके चलते हम ये देखते हैं कि जो जोनाथन होता है वो कैमरा की तरफ काफी मैलिशियस तरीके से देखता है, यानी कि अब वो रेडी था मल्यारी परिवार की किलिंग्स को जारी रखने के लिए। और बूम, इसी के साथ में मल्यारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मल्यारी फिल्म की कहानी। अब देखो ये जो मूवी है ना वो रियल फिलीपीन सीरियल किलर मल्यारी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि उसने वाकई में मागालांग के अंदर 57 लोगों को मारा था और उसको जेल हुई थी और उसको लटका दिया गया था 1840 में। लेकिन यहाँ पर उसे एक हॉरर का रूप देकर काफी बेहतरीन मूवी बनाई गई है, जिससे कि लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ उस वक्त इस तरह की किलिंग्स हुई थी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हॉरर को भी ऐड कर दिया गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बढ़िया तड़का लगाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। बाकी मैंने इस फिल्म को काफी ज्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। बाकी देखो अगर मूवी को समझना चाहोगे तो काफी आसान है। 3 डिफरेंट टाइम्स दिखाए गए हैं, जिसके चलते हम जानते हैं कि यहाँ पर जॉनरे और जोनाथन जो थे वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे और इनडायरेक्टली उन्होंने अपना पास्ट देख लिया था कि आखिरकार ये सब शुरू कैसे हुआ था, क्या हुआ था। लेकिन देखो यहाँ पर जो सेवेरिनो होता है उसने किलिंग्स करी अपनी माँ को बचाने के लिए, जोनाथन ने भी सेम चीज करी थी या फिर वो करने वाला है एग्नेस को बचाने के लिए। लेकिन अगर आप जॉनरे को देखोगे तो उसने उस क्रीचर को खुद के अंदर दबा लिया था, उस कर्ज को खुद के ऊपर ले लिया ताकि उसका आने वाला बच्चा, उसकी बीवी और उसके जितने भी आगे डिसेंडेंट्स होंगे वो बिल्कुल सेफ रहेंगे। उसने खुद की कुर्बानी दी थी, लेकिन बाकी दोनों लोग जो थे वो सेल्फिश थे और सिर्फ यहाँ पर जॉनरे का प्यार था जो कि सेल्फिश नेचर का नहीं था। बाकी जो इनके नौकर लोग थे यानी कि मारिया या फिर उसके डिसेंडेंट्स जो थे या फिर जो अमाल भी है या फिर लूकस, ये सब जो थे ना वो सारे के सारे आर्कॉन फैमिली से थे जो कि इस क्रीचर को जिंदा रखना चाहते थे। बेसिकली ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें। आप सोचोगे कि ब्लैक चिक का क्या मतलब है, तो मेरे ख्याल से ये वही शेप शिफ्टर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रू हॉरर स्टोरी बेस्ड फिलिपिनो मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए
Stay